हेलो फ्रेंड, वंस अगेन स्वागत है आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसको टेंस के नाम से आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब इसको हम नेक्स्ट जो आज की जो क्लास है इसमें टेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, टेंस आपने बहुत बार पढ़ा होगा स्कूल कॉलेज कॉलेज लेवल पर। आप हमेशा देखते हैं कि टेंस जो लिखा रहता है किसी किताब में देखेंगे तो इसकी जो हेडिंग रहती है वो लिखा रहता है टाइम एंड टेंस। तो ऐसा क्यों लिखा रहता है कि खाली टाइम क्यों नहीं लिखा रहता है या खाली टेंस क्यों नहीं लिखा रहता? क्योंकि जनरली हम ये मान के चलते हैं कि टेंस का मतलब टाइम होता है, जो कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं। दूसरी चीज़, यदि हम इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन की बात करें कि टेंस क्या होता है, अगर टेंस के बारे में किसी ने आपसे पूछा कि भाई टेंस बताइए, टेंस का मतलब क्या है, तो ज़्यादातर लोग आंसर देते हैं समय, टाइम। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। एक्चुअल में टेंस की परिभाषा फ्रेंड्स ये होती है कि वर्ब के जो अलग अलग रूप होते हैं और इनका प्रयोग हम अपनी किसी बात को कहने के लिए करते हैं, इसे ही टेंस कहा जाता है। वर्ब के अलग अलग रूप यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ वर्ड या अ सेंटेंस। ठीक है ना, जो बात हम कहना चाहते हैं उसको कहने के लिए जो हम अलग अलग वर्ब के रूपों का प्रयोग करते हैं, इसे ही टेंस कहा जाता है। अब इसमें आप देखें तो टाइम और टेंस ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट टेंस है और उसका टाइम भी प्रेजेंट का आ रहा है, लेकिन ये अलग अलग भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि समय जो है प्रेजेंट का है लेकिन टेंस पास्ट में लिखा जा रहा है। और यहीं पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब हम ट्रांसलेट करते हैं, यानी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं। फ्रेंड, इस कंसेप्ट को हम कुछ उदाहरणों से क्लियर करते हैं। जैसे ये सेंटेंस आप देखें तो ही इज गोइंग अब्रॉड, है ना, वह विदेश जा रहा है। नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने विदेश जा रहा है। जैसे हम बोलचाल में भी बोलते हैं कि कल हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, वह अगले साल अमेरिका जा रहा है। ठीक है ना। तो अब इसमें हम देखें कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जा रहा है। तो इससे आप देखें कि टाइम का क्या पता चल रहा है, ये टाइम फ्यूचर की बात कर रहा है, क्योंकि वह अगले महीने जाएगा, अभी नहीं जा रहा। तो इसका टाइम जो है फ्यूचर का है। लेकिन इज ए मार्क के बाद V1+ing आ रहा है। तो अगर इसका टेंस की बात की जाए तो ये टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप इस सेंटेंस में क्लियरली देख सकते हैं कि टेंस अलग है और टाइम अलग है। टेंस प्रेजेंट में लिखा है जबकि बात फ्यूचर की जा रही है। इसी तरह से फ्रेंड यहाँ देखें, सी डिड नॉट ईट एनीथिंग इन लंच टुडे। उसने आज लंच में कुछ नहीं खाया। यहाँ पे अगर हम समय की बात करें तो टुडे, आज की बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट समय है वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आपने अगर थोड़ा वो टेंस जरूर पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे, तो डेड आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये पहचान होती है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की। यानी टेंस के हिसाब से बात करें तो ये जो है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। इन दो उदाहरणों से फ्रेंड आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम अलग है और टेंस अलग है। जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा बहुत बार होता है और यहीं पे हमको कन्फ्यूजन होता है जब हम कोई चीज़ हिंदी में लिखी है और उसे हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जैसे मुझे कहना है कि आज मैंने कुछ नहीं खाया, अब हमारे दिमाग में आता है कि आज मतलब प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए।
जबकि ये प्रेजेंट में लिखा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है यानी जो वर्ब आ रही है, खाया, आज मैंने कुछ नहीं खाया, खाया पिया गया, तो ये सेकंड फॉर्म का ही अर्थ निकलता है। पास्ट इंडेफिनाइट में ही लिखा जाएगा, भले ही इसका टाइम जो है प्रेजेंट का है। आइए फ्रेंड एक दो उदाहरण और देखते हैं। ही हैज सोल्ड द लैंड, यहाँ अगर टेंस की बात करें, हैज ऐप के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, ये पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका अर्थ निकालें, इसका अर्थ है कि उसने जमीन बेच दी है, जमीन बेच दी है यानी ये घटना हो चुकी है, कोई घटना हो चुकी है, इसका मतलब वो घटना अभी नहीं हुई, पास्ट में हुई हो। और ज़मीन बेच चुका है, इसका मतलब क्या है कि ज़मीन बिक चुकी है, यानी ये घटना गुजर चुकी है, गुजर चुकी है इसका मतलब यहाँ टाइम कौन सा है, पास्ट का टाइम आ रहा है, ये घटना हो चुकी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, जबकि टाइम पास्ट में जा रहा है। एक और उदाहरण देखें फ्रेंड, जैसे कि शी गोज टू द ऑफिस डेली, वह रोज ऑफिस जाती है, रोज जाती है, ये टेंस के हिसाब से देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, आता है जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, रोज जाती है। तो अगर टाइम के हिसाब से बात करें, फ्रेंड रोज जाती है इसका मतलब है कि कल भी गई होगी, पिछले महीने भी गई होगी, यानी पास्ट का टाइम का पता चल रहा है, आज भी जाएगी। रोज जाती का मतलब है कल भी गई थी, पिछले सप्ताह भी गई थी, पिछले महीने भी गई थी, आज जा रही है यानी प्रेजेंट, और कल भी जाएगी यानी फ्यूचर भी है, अगले महीने भी जाएगी। तो आप देखें तो तीनों टाइम के बारे में पता चल ना, वह हर दिन, जैसे अपन कहें कि वह हर दिन पूजा करता है या रोज पूजा करता है, इसका मतलब क्या है कि कल भी करी थी, आज कर रहा है, कल भी करेगा, तीनों टाइम के बारे में पता चल रहा है, जबकि टेंस एक ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये बेसिक कंसेप्ट है फ्रेंड। टाइम और टेंस जैसा मैंने आपको बताया कि एक हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि प्रेजेंट का समय है और प्रेजेंट टेंस ही लिखा जा रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो फिर हमको दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखना है कि फिर टेंस क्या है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो चारों सेंटेंस हमने देखे, इनमें हमने टेंस को जो पहचाना है, वो काहे से पहचाना, वर्ब से पहचाना। जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रही है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ हैज़ ऐप के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, इसके पहले इज एम आर के बाद जो V1+ING आ रहा था, उससे हमको समझ में आया कि कंटिन्यूस है। डिड नॉट ईट, है ना, दूसरा सेंटेंस आया था, डिड आ रहा है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनाइट। तो हम टेंस पहचान कैसे रहे, वर्ब से पहचान, बस यही है मेन कंसेप्ट। टेंस का मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के अलग अलग जो रूप होते हैं, यही टेंस होता है। समय टेंस से मैच कर सकता है, जरूरी नहीं कि करे, हो सकता है करे, हो सकता है ना भी करे। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था फ्रेंड टेंस से रिलेटेड, ताकि आपका ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाए कि आप टेंस को टाइम मत समझिए। टेंस मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब,
सबसे पहला कंसेप्ट तो ये है। टाइम मैच कर सकता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि करे। अब बेसिक चीज़ ज़्यादातर लोगों को वैसे पता रहती है, फिर भी इसको बताना ज़रूरी है। 3 प्रकार के टाइम का टेंस से पता चलता है, यानी 3 तरह की बातें लिखी जाती हैं। एक तो पास्ट में हुई घटना, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 मेन प्रकार होते हैं टेंस के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और फिर इन तीनों के 4-4 हिस्से होते हैं। जैसे पहला होता है इंडेफिनाइट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तीनों के ही 4-4 हिस्से होते हैं। 3 गुणित 4 करें तो 12 हो जाता है। यानी मेन मेन देखें तो 12 तरीके से टेंस लिखे जाते हैं। और 12 तरीके के जो है इनका स्ट्रक्चर, इनका अर्थ, इनका प्रयोग, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे और अगली जो क्लासेस होंगी उनमें देखेंगे। टेंस फ्रेंड्स होने को काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और यूजुअली जब हम टेंस पढ़ते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब पढ़ते हैं, और ये बड़ा हो जाता है इसी कारण से क्योंकि टेंस तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो टेंस से रिलेटेड वर्ब है। इसके अलावा वर्ब के बहुत सारे प्रकार होते हैं। वर्ब को बहुत तरह से लिखा जाता है, बहुत अलग अलग तरह की वर्ब्स होती हैं। तो हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम टेंस पढ़ेंगे, फिर वर्ब पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार की वर्ब को लिखने का तरीका अलग अलग रहता है, फिर उनसे अर्थ भी अलग अलग निकलता है, इनका स्ट्रक्चर्स अलग रहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे। फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 मेन टेंस होते हैं, फिर इन तीनों के 4-4 हिस्से होते हैं। शुरुआत हम करेंगे पहले नंबर पे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। पहचान की बात करें तो देखिए सब्जेक्ट आता है सबसे पहले। ये कोई सा भी सेंटेंस हो, यही स्ट्रक्चर रहता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, यही स्ट्रक्चर रहता है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बस एक ही चीज़ बदलती है, वो है वर्ब। और यही टेंस है ना। वर्ब से ही तो पहचानते हैं कि टेंस कौन सा होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पहचान क्या है? वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान। कहीं भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो रहा है, सब्जेक्ट और उसके जस्ट बाद जो मेन वर्ब आती है, यानी मुख्य क्रिया कहेंगे, प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, एक ही बात। आप चाहे प्रिंसिपल वर्ब कह लें चाहे मेन वर्ब कह लें, ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान। दूसरा फ्रेंड, जब आप हिंदी में इन सेंटेंस का अनुवाद करेंगे तो खाता है, जाता है, सोता है, उठता है, बैठता है, रोता है, यानी ता है, ती है, ते है, इस तरह से। तीसरी चीज देखें फ्रेंड, इससे रिलेटेड, यदि सब्जेक्ट एक वचन हो ना, एक वचन क्या क्या होता है? ही, एक आदमी है तो ही, एक महिला है तो सी, और एक जानवर है या निर्जीव वस्तु है तो इट। या किसी एक चीज का नाम है, जैसे इंडिया, मोहन, राधा, तो ये होते हैं एक वचन। और आई, यू, वी, दे, इन्हें बहुवचन माना जाता है। तो जो चीज़ें पता नहीं हो उनको आप जरूर नोट कर लें। आई, यू, वी और दे, या एक से ज़्यादा नाम आ रहे हैं किसी के, जैसे पीपल, चिल्ड्रन, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, तो ये बहुवचन। तो नियम ये होता है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो हम क्या करते हैं कि वर्ब जो है इसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। 3 चीज़ें मैंने आपको खास खास बताई। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये इसकी पहचान है। हिंदी में अर्थ निकालें तो खाता है, जाता है, सोता है, इस तरह से अर्थ निकलेगा। और तीसरा, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ना, ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है।
पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस। ये स्पेलिंग सहित आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक होते हैं, जैसे ये लिखा है अमन बाइज बुक्स। अमन पुस्तक खरीदता है। अमन देखिए एक व्यक्ति है, यानी कि एक वचन है। इसलिए आप देखेंगे ये जो बाय वर्ब है इसमें एस जोड़ दिया गया। अमन बायज बुक्स, अमन किताबें या पुस्तकें खरीदता है। ताहती आता है लास्ट। द ट्री गिव्स अस फ्रूट्स, पेड़ एक है, इसलिए यहां देखिए एस जोड़ दिया। द ट्री गिव्स अस फ्रूट्स, पेड़ हमें फल देता है। ताहती है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, इंडिया मैन्युफैक्चर्स मोबाइल्स। मैन्युफैक्चर ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना। इंडिया एक वचन है, इसलिए आप देखिए कि यहाँ एस लगाया गया ना। भारत मोबाइल का निर्माण करता है। मोबाइल्स या मोबाइल फोन्स, सेल फोन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, पीपुल कास्ट वोट। ये जो कास्ट है, जो वोट डालते हैं हम, उसके लिए इस वर्ब का प्रयोग करते हैं। कास्ट, कास्ट और कास्ट तीनों फॉर्म एक ही रहती है फ्रेंड। कास्ट एक और होता है इस तरह से ना, इसका मतलब होता है जाति। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना आप, स्पेलिंग दोनों की अलग है। यहाँ पे हम कहना चाहते हैं लोग वोट डालते हैं या वोट देते हैं। चिल्ड्रन प्ले आउटडोर्स, बच्चे खेलते हैं चार दीवारी के बाहर। आउटडोर से नहीं था, चार दीवारी के बाहर या घर के बाहर। एक और चीज़ आप देखें फ्रेंड, चाइल्ड का बहुवचन हो जाता है चिल्ड्रन। इसलिए आप देखिए तो यहाँ प्ले जो है इसमें एस नहीं लगाया गया। तो अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हमको वर्ब में एस नहीं लगाना। सैनिक बलिदान देते हैं अपने जीवन का, देश के लिए। सैनिक अपने देश के लिए जीवन का बलिदान देते हैं। सोल्जर्स ये देख सकते हैं आप बहुवचन है, इसलिए वर्ब जो है इसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अब हम देखते हैं फ्रेंड निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक। अगर हमको निगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस बनाना है तो देखिए इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, नॉट का प्रयोग करते हैं निगेटिव बनाने के। वैसे कई तरीके होते हैं, जैसे नो लगा सकते हैं, नेवर लगा सकते हैं, नो वन, नथिंग, नो बडी, नन। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनसे निगेटिव बनाया जाता है, लेकिन जनरली हम नॉट लगाते निगेटिव बनाने। अब फ्रेंड नोट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से दिमाग में। क्योंकि नॉट जो है इसकी एक खास बात होती है कि ये बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं लिखा जाता। यानी जब भी कभी आप नॉट लगाएंगे तो वहाँ एक सहायक क्रिया होना ही चाहिए। एक आध अपवाद है, लेकिन जनरल बात करें तो ऐसा कभी नहीं होता कि नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और फ्रेंड होता क्या है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इनमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, ये सब्जेक्ट है वी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉच, और ये ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, आई ईट फूड, दे गो टू स्कूल। तो ये क्या है, मुख्य क्रिया तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सहायक क्रिया नहीं है। अब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाएंगे
तो बिना सहायक क्रिया के संभव ही नहीं, ठीक है ना। सहायक क्रिया के बिना ना तो नेगेटिव बन सकता है ना इंटेरोगेटिव बन सकता है। तो फिर क्या करते हैं, हम अलग से एक सहायक क्रिया जोड़ देते हैं, डू। जब भी कभी आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको एक अलग से सहायक क्रिया जोड़ना पड़ती है, क्योंकि पहले से नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डू जोड़ देंगे। कहाँ जोड़ेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, क्योंकि नॉट बिना सहायक क्रिया के नहीं आ सकता, इसलिए ये अलग से जोड़ना पड़ती है, डू। तो नेगेटिव हो जाएगा, वी डू नॉट वॉच द मूवी। हम मूवी या पिक्चर नहीं देखते। स्टूडेंट्स स्टडी फिजिक्स। छात्र फिजिक्स पढ़ते हैं। नेगेटिव करना है तो इसी तरह से डू नॉट जोड़ देंगे, स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी फिजिक्स। छात्र फिजिक्स नहीं पढ़ते। प्लेयर्स डू नॉट वर्क हार्ड। खिलाड़ी कठोर परिश्रम नहीं करते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए फ्रेंड्स, जिसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। जैसे मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट जो है ये बहुवचन है, एस जुड़ा है, प्लेयर्स। तो इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, डू और साथ में जोड़ देंगे नॉट। तो ये हो गया इसका नेगेटिव, स्टूडेंट्स डू नॉट वर्क हार्ड। यहाँ पे आप देखें तो ये सब्जेक्ट जो है एक वचन है, तो यहाँ भी हम इस तरह से लिखेंगे, डू नॉट। अब ये जो वर्ब आ रही है, इसमें आप क्लियरली देखिए कि एस जोड़ा गया है। ये एस क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है एक वचन है ना। अभी हमने देखा था कि एक वचन अगर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए, रोहित एक ही है, तो ये वर्ब में एस जोड़ दिया। तो जब डू लगाते हैं तो ये जो वर्ब का एस है, ये फ्रेंड बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपकी डू में आ जाएगा, जुड़ जाएगा। ये वर्ब का एस यहाँ से हट जाएगा और यहाँ जो डू लिखा है इसमें आके जुड़ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जब एक वचन सब्जेक्ट होता है तो हम डू की जगह डज लगाते हैं। लेकिन क्यों लगाते हैं, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। डू से डज बनता है, पहले से कुछ नहीं होता। ये कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी है कि फ्रेंड ये एस यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। अगर आप डज भी लिख देंगे और एस भी लगा देंगे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, जो एरर वगैरह जब हम करते हैं तो उसमें बहुत काम आता है। डज बनाते हैं, और बनाते कैसे हैं, ये एस ही यहाँ पे ला रहे हैं। एक वचन में डज आता है और बहुवचन में डू आता है, लेकिन क्यों आता है ये जरूर हमको पता होना चाहिए। सेम इसी तरह से देखें फ्रेंड, एक और सेंटेंस, रोहित आस्क्स मैनी क्वेश्चंस। रोहित कई सवाल पूछता है। निगेटिव करना है तो हमने लगा दिया यहाँ पे डू। ये जो वर्ब का एस है ये हट जाएगा, अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डज। तो अब ये इस तरह से हो जाएगा, रोहित डज नॉट आस्क मैनी क्वेश्चंस। रोहित अनेक सवाल नहीं पूछता। विनय, यहाँ पे ये भी एक वचन है, इसलिए आप देखिए यहाँ पे एस लग रहा है, तो डू लिखेंगे और ये एस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डज। तो ये हो जाएगा, विनय डज नॉट राइट नॉवेल्स। फिर राइट लिखेंगे, राइट्स नहीं लिखेंगे। विनय उपन्यास नहीं लिखता। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने दो प्रकार देखे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, है ना। अब तीसरा प्रकार होता है सेंटेंस का, जिसे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में अगर बोलें तो इसे कहते हैं प्रश्नवाचक।
पहला कंसेप्ट तो यही है कि हमको ये पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, यानी कौन से सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कहते हैं, या हम कैसे पहचाने कि ये इंटेरोगेटिव। तो देखिए इसकी पहचान, जो सबसे बड़ी पहचान है, अंग्रेजी की बात करें तो ये सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी और अंत में ये क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से आना चाहिए। ये भी ग्रामेटिकल एरर मानी जाएगी अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन करें आप, तो कोई भी सेंटेंस हो, ये हमेशा क्या से शुरू होगा। जैसे क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या आप खाना खा रहे हैं, क्या वह सो गया है, क्या आप दिल्ली जाएंगे, क्या पानी गिर रहा है। कोई सा भी टेंस, कोई सा भी टेंस, कोई सा भी सेंटेंस, ये क्या से ही शुरू होता है। तीसरी बात, इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपका जवाब जो है, या तो आप बोलेंगे हाँ खेलता हूँ, या आप कहेंगे ना, नहीं। क्या वह सो रहा है, तो आंसर क्या होगा, या तो हाँ या ना। क्या पानी गिर रहा है, तो आपका आंसर होगा या तो हाँ या ना। इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कोई सा भी हो, इसका आंसर केवल और केवल यस या नो हो सकता है। इसलिए फ्रेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। कई किताबों में आप देखेंगे इस तरह से लिखा रहता है, इंटेरोगेटिव या यस नो क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी इंटेरोगेटिव का आंसर दो ही हो सकते हैं, या तो यस या नो। तो ये इसकी पहचान को जरूर ध्यान रखना आप। आइए फ्रेंड देखते हैं कि इंटेरोगेटिव को बनाया कैसे जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, हेमंत लाइक्स हॉकी। हेमंत पसंद करता है हॉकी, ठीक है ना। अब हेमंत एक वचन है, इसलिए देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ, तो ये सेंटेंस कहलाएगा अफर्मेटिव। अब हमको इसका इंटेरोगेटिव बनाना। इंटेरोगेटिव की पहचान मैंने आपको अभी बताई थी, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आए और सब्जेक्ट बाद में आए तो उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव में तो कोई सहायक क्रिया होती ही नहीं है, अलग से हम सहायक क्रिया जोड़ देंगे, डू। अब डू लगाएंगे तो ये एस हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा डस। और ये जो फुल स्टॉप लग रहा है, इसे हटा देंगे और इसकी जगह हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव। अब इसका अर्थ हो जाएगा, क्या हेमंत पसंद करता है हॉकी। क्या हेमंत हॉकी पसंद करता है। ये बहुत सिंपल सा तरीका है इसको बनाने। गौतम ब्रिंग्स टॉयज। गौतम खिलौने लाता है। इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसके आगे हमने लिख दिया डू, ये एस हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डज। ये फुल स्टॉप की जगह आ जाएगा क्वेश्चन। क्या गौतम खिलौने लाता है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, दे सॉ। सो, ये जो वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बोना। जो जमीन में हम कोई चीज़ बोते हैं या बोवाई करना होता है, जैसे किसान गेहूं बोता है, चावल बोता है ना, इसको कहते हैं सॉ। सॉ, सोड, सोन। फ्रेंड्स, ढेर सारी वर्ब्स होती हैं और इनकी तीन फॉर्म होती हैं। ये सारी वर्ब जो है, आपको नोट्स में जो अवेलेबल कराऊंगा, उसमें ये वर्ब्स, इम्पोर्टेंट जितनी वर्ब्स हैं, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगी। तो उनके नोट्स को ज़रूर आप ध्यान से देख लीजिए और ज़्यादातर कोशिश करिए कि सारी वर्ब आपको धीरे धीरे करके, एकदम से तो नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप उनको याद करें, उनका अर्थ और उनकी तीनों फॉर्म। मोस्टली यही होता है कि फर्स्ट फॉर्म तो आती है लेकिन सेकंड थर्ड नहीं आती। किसी की फर्स्ट आती है तो किसी की थर्ड नहीं आती।
बहुत बार तो हम ये सोचते हैं बस ईडी लगा दो और थर्ड हो जाएगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट। अब इसका अर्थ की बात करें तो वे चावल बोते हैं, वे चावल बोते हैं। इसका हमको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हो गई डू। यहाँ वर्ब में कोई एस नहीं है क्योंकि ये बहुवचन है। एस नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे कैसा रहेगा। और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे फुल स्टॉप की। ये हो जाएगा क्या वे चावल बोते हैं, क्या वे चावल बोते हैं। वी सेंड लेटर्स टू द हेडक्वार्टर्स, हम मुख्यालय पत्र भेजते हैं। डू लगा दिया। यहाँ वर्ब में कोई एस नहीं है क्योंकि ये बहुवचन है, तो डू का डू ही रहेगा। यहाँ फुल स्टॉप की जगह हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस ये हो जाएगा क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव जो है इनको बनाना इसी तरह से बनाया जाता है। क्या से शुरू होना चाहिए आंसर हमेशा। फ्रेंड इंटेरोगेटिव को बनाना बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए, सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए, अंत में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। हिंदी में अनुवाद करेंगे तो ये हमेशा क्या से शुरू होना चाहिए, ये चीज़ों को ध्यान रखना है बस। फ्रेंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं प्रश्न। अब क्वेश्चन लिखने के लिए जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने बजे, किसके साथ, किसको, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको जोड़ने के लिए या इनको बनाने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड्स या इन्हें WH वर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर WH से शुरू होता है। तो क्वेश्चन लिखने के लिए हमको WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स को जोड़ना पड़ता है। पहले तो ये देखें कि ये कौन कौन से होते हैं और इनका क्या क्या अर्थ होता है। तो देखिए पहला जो है वाट, मतलब होता है क्या। विच मतलब होता है कौन या कौन सा। प्रोनाउन कराए थे मैंने जब आपको ये बताया था, जब निर्जीव वस्तु होती है, नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है, तो विच लगा। इसी अर्थ में हु को लिखा जाता है, कौन या कौन सा। लेकिन जब बात मनुष्यों की करते हैं यानी ह्यूमन बीइंग, और हुम जो है, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। हु और हुम मैंने हमेशा आपसे कहा है बहुत आसान है, जैसे आई और मी होता है। आई और मी में क्या अंतर होता है अगर आपको ये पता है तो हु और हुम का अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट की जहाँ जरूरत होती है वहाँ आई लिखते हैं, और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती यानी वर्ब के बाद लिखते हैं तो मी लिखते हैं। जैसे आई लाइक हिम, ये सब्जेक्ट है। इसे उल्टा कर दें इसे तो ये हो जाएगा ही लाइक्स, और आई पीछे चला जाएगा तो मी हो जाएगा। ऐसे हिम आगे आ गया तो ही हो गया। तो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। और सेम वही चीज़ है, हु सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं और हुम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। विच तब लिखते हैं जब किसी जानवर की बात कर रहे हैं या नॉन लिविंग थिंग यानी एनिमल की बात। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड हुज। हुज यानी होता है किसका। ज़्यादातर किसका प्लस नाउन आ रहा है, जैसे किसका मकान, किसका घर, किसका भाई, किसकी कार, है ना। जैसे अपन पूछेंगे ये किसकी कार है, आप किसके भाई हैं, ये मकान किसका है ना, किसका प्लस नाउन, तो मोस्टली हुज लिखते हैं। वाई का अर्थ होता है फ्रेंड क्यों। फ्रॉम और वेयर इन दोनों को जोड़ दिया। फ्रॉम यानी होता है से, और वेयर यानी होता है कहाँ,
जब हम इस तरह से कहते हैं कहाँ से, जैसे वह कहाँ से आता है, आप सामान कहाँ से खरीदते हैं। वेयर का अर्थ फ्रेंड होता है कहाँ। व्हेन का अर्थ होता है कब। हाउ का मतलब होता है कैसे। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स को दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ के बनाना पड़ता है, क्योंकि अकेला वेयर लिखेंगे तो अर्थ होगा कहाँ। लेकिन मुझे अगर ये कहना है कहाँ से, कहाँ को, आप कहाँ को जा रहे हैं, वह कहाँ से आ रहा है, तो फ्रॉम मतलब होता है से, तो ये हो जाएगा कहाँ से। किसको, किसको पत्र भेजना है, तो ये जो को बोल रहे हैं इसके लिए हमको टूज लगाना पड़ता है। इसी तरह से विद हुम है ना, किसके साथ, ये जो साथ है ना, किसके साथ, आप किसके साथ खेलते हैं, वह किसके साथ काम करता है। बाय हुम, किसके द्वारा। पेसिव वॉइस अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा कि बाय हुम बहुत लिखा जाता है पेसिव वॉइस, किसके द्वारा। ऐसे कई क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिन्हें दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ के बनाया जाता है। कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स को देखते हैं फ्रेंड। जैसे मुझे पूछना है कितना, है ना, तो दो तरह से हो सकता है। अगर काउंटेबल नाउन, जैसे हम कहें कि कितने लोग आए हैं, आपके कितने दोस्त हैं, कितनी किताबें खरीदी, उसके पास कितने नौकर हैं, आपके पास कितनी बाइक्स हैं, कितने नौकर, कितने शहर, कितने कर्मचारी, कितने नेता। ये ध्यान रखिए काउंटेबल नाउन है, जिन्हें गिन सकते हैं, तो फिर हाउ मैनी लिखा जाता है। और ये ध्यान रखिए हाउ मैनी आएगा तो फिर हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, यानी कि बहुवचन आना चाहिए। जब हम कितना बोलते हैं, जैसे कितना पानी है कुएं में, कितनी शक्कर है, कितना कपड़ा है, कितनी सूचना है, अनकाउंटेबल नाउन। कितनी रबर है, कितनी मिट्टी, कितना सीमेंट, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। तो जब कितना पूछ रहे हैं और क्वांटिटी पूछ रहे हैं, मात्रा पूछ रहे हैं, तो फिर हाउ मच लिखा जाता है। हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन लिखी जाती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप नोट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप रजिस्टर पे नोट करते जाएंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। एक देखते हैं फ्रेंड, जब हम इस तरह से किसी से पूछते हैं कि आप कितने बजे उठते हैं, ट्रेन कितने बजे आएगी, फ्लाइट कितने बजे छूटेगी, इसको हम एट विच टाइम या एट वाट टाइम, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। एट वाट टाइम या एट विच टाइम। अब फ्रेंड बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें हाउ जोड़ के बनाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हाउ प्लस एडजेक्टिव ऐसे जोड़ के सैकड़ों बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि कितनी लंबाई है, आपकी कितनी लंबाई है, ठीक है ना। कितना सुंदर, कितना बड़ा, कितना कठिन, कितना आसान, कितना दूर, आपका घर कितनी दूर है, पानी कितना ठंडा है या कितना गर्म है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव को जोड़ रहे हैं हाउस। ऐसे सैकड़ों बनाए जाते हैं। जैसे वह कितनी सुंदर है, सवाल पूछ रहा है, हाउ ब्यूटीफुल। आपकी, आप कितने लंबे हैं, हाउ टॉल। कितनी लंबी यात्रा है, हाउ लॉन्ग। कितना दयालु है,
हाउ काइंड, है ना, कितना सुंदर है। कोई व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, वो कितना सुंदर है। हाउ हैंडसम, कितना मुश्किल है। हाउ टफ, हाउ टफ, जैसे अपन को पूछना है कितना मुश्किल सवाल है, हाउ टफ इज द क्वेश्चन। फ्रेंड, ऐसे सैकड़ों बनाए जाते हैं जो आप सीख लेंगे तो आप खुद बना सकते। जैसे आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार, कितना छोटा है, हाउ स्मॉल, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। कितना महंगा है, हाउ एक्सपेंसिव, कितना सस्ता, हाउ चीप, ठीक है ना। तो ऐसे सैकड़ों बना सकते हैं, एडजेक्टिव जोड़ते जाएंगे और ये हाउ से बनते जाएंगे। ऐसे सैकड़ों हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप समझ लेंगे तो आप आराम से इनको खुद बना सकते हैं। क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।